हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका के अंग और उनके कार्य। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका क्या होती है। तो कोशिका वह मूलभूत इकाई होती है हमारे शरीर की, जो कि हमारे शरीर के पूरे बनाने में काम करती है। अर्थात जो कोशिका होती है उन्हीं से क्या होता है, कोशिका से आपके ऊतकों का निर्माण होता है और ये ऊतक क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। इस तरह से हमारी पूरी शरीर की संरचना का निर्माण होता है। तो कोशिका क्या हो गई, हमारे शरीर की वह छोटी से छोटी इकाई जो कि हमारे शरीर को बनाने में मदद करती है और एक क्या है, एक मूलभूत इकाई होती है। अब जो ये कोशिका है वो किस किस से मिलकर के बनी होती है, तो कोशिका जो है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। एक होता है आपका प्लाज्मा झिल्ली, सेकेंड होती है आपकी केंद्रक एंड थर्ड चीज होती है आपका कोशिका द्रव्य। इन 3 भागों से मिलकर के कोशिका बनी होती है। अब हम सेपरेटली हम प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को समझते हैं कि इनका काम क्या होता है और किस तरह से ये कोशिका में कार्य करती है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लाज्मा झिल्ली को। प्लाज्मा झिल्ली जैसे हमको नाम से दिख रहा है, झिल्ली जैसी संरचना होगी और झिल्ली जैसी संरचना है, साथ ही साथ ये क्या होती है, कोशिका के बाहरी आवरण का निर्माण करती है। एक कोशिका है, इसके आसपास ये हमको क्या दिखाई देती है, प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देती है। ओके, तो ये क्या करती है, कोशिका के बाहरी आवरण का निर्माण। साथ ही साथ यह क्या करती है, कोशिका को जो बाहरी वातावरण है, ये बाहरी वातावरण है और जो आंतरिक वातावरण, इन दोनों का पृथक्करण करती है, इस तरह से अलग अलग करती है। तो ये क्या करती है, कोशिका को बाहरी आवरण से पृथक करने का काम करती है। इसके साथ ही इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है इसकी वर्णनात्मक पारगम्यता। जो कोशिका झिल्ली होती है या प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसमें कई छोटे छोटे हमको पोर्स मिलते हैं। ओके, क्या मिल जाते हैं, हमको पोर्स पाए जाते हैं इसमें। ये पोर्स क्या करते हैं, जो बाहरी वातावरण होता है और जो आंतरिक वातावरण होता है उसके मध्य जो है पदार्थों और तत्वों का आदान प्रदान करती हैं। जो आवश्यक तत्व होते हैं कोशिका को, वो उनका ग्रहण करती है। जैसे बाहर हमारा जो जल है, वाटर है ना, इसमें उपस्थित कुछ तत्व हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कोशिका के लिए, तो उनको अंदर लेना। साथ ही अगर कोशिका में किसी तत्व की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उन तत्वों को क्या करती है, वो बाहर भेजने का काम करती है। तो इस तरह से वर्णात्मक, अर्थात तो हर एक तत्व को अंदर नहीं लेगी, उसको कोशिका को जिस तत्व की ज़रूरत होगी उसी तत्व को वो अंदर लेती है। साथ ही कोशिका में अगर तत्व की अधिकता हो जाती है तो उसे बाहर निकालने का काम करती है। तो ये हो गई प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बाद केंद्रक के कार्य। केंद्रक जो है कोशिका के मध्य में पाया जाता है, लगभग मध्य में ही पाया जाता है ये कोशिका के। साथ ही केंद्रक के आसपास क्या हमको दिखाई देती है, झिल्ली दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली भी प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है और इसमें भी क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। और ये पोर्स क्या करते हैं, केंद्रक में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनका आदान प्रदान करते हैं कोशिका के साथ में। ठीक है, इतनी आगे बात समझ में। अब केंद्रक में जो है वो हमको मूल रूप से क्या पाए जाते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये केंद्रक है और इस केंद्रक में हमको क्या दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम्स इस तरह से दिखाई देते हैं। ये होते हैं क्रोमोसोम। अब इन क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अब जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेनली किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं।
और इनमें क्या होता है, मेनली हम क्या देखते हैं कि जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, उस टाइम पर जो ये क्रोमोसोम है ये जोड़ा बना लेते हैं आपस में, इस तरह से, है ना, इस तरह से जोड़े बना लेते हैं और कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। और इनमें क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, है ना, इनके आनुवंशिक पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, जीन्स बोलते हैं। ये जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के काम करते हैं। जो लक्षण होते हैं, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, वो मेनली किस में होते हैं, जीन्स में होते हैं। और इन्हीं जीन्स के द्वारा ही क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को पहुंचाया जाता है। तो केंद्रक में हमारा क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है। और केंद्रक का काम क्या है, कोशिका विभाजन में होता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कोशिका द्रव्य को। कोशिका द्रव्य, अब नाम से इसमें हमको दिख रहा है कि ये क्या है, द्रव्य है एक प्रकार का, है ना। द्रव्य का अर्थ ये होता है कि जो आसपास हमको, जो ये कोशिकाओं के आसपास ये हमको जो ये दिख रहा है ना हमको, कोशिका के अंदर द्रव्य अर्थात लिक्विड जैसी संरचना होती है ये, है ना, ये लिक्विड वाली संरचना होती है जो कि क्या करती है, कोशिका अंगों को आधार प्रदान करती है, कैसे बोलूँ इसको, हाँ। तो कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है और यह कोशिका द्रव्य में ही हमको कोशिका अंग दिखाई देते हैं। और ये एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं, तत्व पाए जाते हैं जो कि कोशिका के अंदर के वातावरण को और पीएच को मेंटेन रखते हैं। साथ ही ये क्या करते हैं, कोशिका अंग को भी आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, इतना हो गया कोशिका द्रव्य। अब हम लोग देख लेते हैं जो कोशिका द्रव्य हो गया। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कोशिका अंगक है उनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। हम देखते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका जो है वह 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक एंड एक होती है आपकी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आती है आपकी बैक्टीरिया वाली कोशिका और यूकैरियोटिक इसमें आते हैं पादप और जंतु कोशिका। तो अब हम लोग समझ लेते हैं पादप और जंतु कोशिका को, जिसमें प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जनरली जो केंद्रक होता है उसके आसपास जो है हमको केंद्रक में जो डीएनए एंड आरएनए होते हैं उपस्थित नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको कोशिका काय कहते हैं। केंद्रक को यहाँ पर केंद्रक न कहते हुए कोशिका काय कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक के आसपास हमको पूरी झिल्ली नुमा संरचना भी दिखाई देती है और केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ भी हमको डीएनए आरएनए के रूप में और क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको केंद्रक कहते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो कोशिकांग होते हैं उसके आसपास जो ये झिल्ली दिखाई दे रही है इसमें ये झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है, बट इसमें क्या होती है, कोशिकांग में झिल्ली पाई जाती है। ओके, साथ ही इसमें कुछ जो कोशिकांग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, इतने डेवलप्ड नहीं होती है ये वाली सेल प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि यूकैरियोटिक सेल क्या है, पूर्ण रूप से विकसित होती है। इतना आ गया समझ में। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो ये आपकी है पादप कोशिका और ये वाली है आपकी जंतु कोशिका। अब पादप कोशिका देखते हैं। पादप और जंतु कोशिका में आपको लगभग सारी चीज़ें सिमिलर दिखाई देती हैं। कुछ चीज़ें जो सिमिलर है सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या चीज़ आती है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, ये झिल्ली जो है वो पादप कोशिका में भी मिल रही है आपको और जंतु कोशिका में भी मिल रही है। ठीक है, फिर आते हैं आपके
केंद्रक। केंद्रक हमको पादप कोशिका में भी दिखाई देते हैं और जंतु कोशिका में भी एक केंद्रक हमको दिखाई दे रहा है और लगभग सेम स्ट्रक्चर है केंद्रक की भी। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में पाया जा रहा है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद देखते हैं हम गोल्जी बॉडी, इसको कहते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये इसमें भी पाई जाती है। इसके बाद जो गोलन ये गोलनुमा संरचना आपको दिखाई देती है ये लाइसोसोम। लाइसोसोम और इसमें भी ये लाइसोसोम दिखाई दे रहे हैं, ये वाली संरचना। ओके, इतना हो गया। अब जो आपको ये जो डॉट डॉट वाली संरचनाएं आपको दिखाई देते हैं इसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम। और इसमें राइबोसोम कहाँ है? यहाँ पर है। इसमें भी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका और ये भी केंद्रक के आसपास हमको अंतःप्रदवी जालिका दिखाई देने को मिल रही है। ओके, अब हम देखते हैं इसमें एक वो स्ट्रक्चर वो आती है आपकी ये वाली, ये है आपकी खुरदुरी। ये वाली तो खुरदुरी होती है, अर्थात इसमें क्या है जो ये अंतःप्रदवी जालिका है इसके ऊपर राइबोसोम इस तरह से जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं खुरदुरी वाली अंतःप्रदवी जालिका। और इसके ऊपर हमको क्या राइबोसोम नहीं दिख रहे हैं, ये क्या है चिकनी, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पर भी ये वाली हमको इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इतने कोशिकांग जो है आपको दिखाई दे रहे हैं वो पादप कोशिका में भी सेम है और जंतु कोशिका में भी आपको सेम दिखाई देते हैं। पर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो जंतु कोशिका पादप कोशिका में आपको डिफरेंट दिखाई देती है। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिखाई दे रही है? कोशिका भित्ति का होना। पादप कोशिका में हमको कोशिका भित्ति दिखाई देती है, परंतु जंतु कोशिका में क्या डबल लेयर आपको दिखाई दे रही है कोशिका भित्ति में? नहीं, प्लाज्मा झिल्ली है केवल। प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर भी कोई झिल्ली है क्या? तो नहीं है, सिर्फ पादप कोशिका में ही हमको कोशिका भित्ति दिखाई देती है। ठीक है, ये अंतर हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा आपको रिक्तिका दिखाई दे रही है, ये वाली चीज़, ये रिक्तिका है। यह रिक्तिका केवल पादप कोशिका में ही दिखाई देती है। जंतु कोशिका में भी ये रिक्तिकाएं दिखाई देती हैं, बट कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। ये रिक्तिकाएं होती हैं बट छोटी होती है साइज में। पर ये वाली रिक्तिकाएं किसकी हमको बड़ी बड़ी दिखाई देती है। ये बात ध्यान रखना, इसमें बड़ी रिक्तिका होती है और इसमें छोटी रिक्तिका होती है। एको प्लांट में जो चीज़ होती है वो सबसे इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है और वो है क्या चीज़? प्रकाश संश्लेषण करते हैं पादप कोशिकाएं, तो उसके लिए क्या पाया जाता है इनमें? तो पादप कोशिका में जो है इम्पोर्टेंटली हमको क्या दिखाई देता है? जो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए पादप कोशिका में हमको क्लोरोप्लास्ट नामक संरचना दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं हम लोग हरित लवक। ओके, जबकि जंतु कोशिका में हमको ऐसी कोई संरचना दिखाई नहीं दे रही है आपको। तो ये कुछ अंतर है जो आपको मेनली याद रखना है। और जो है सारी चीज़ें तो सारी सेम टू सेम है आपकी। अब हम जो ये कोशिका अंग हमने अब देखे हैं, अब इनके कार्य देख लेते हैं कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं कोशिका के अंदर। अब हम कोशिकांग में सबसे पहला कोशिकांग पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका कहाँ पर पाया जाता है? ये कोशिका में, ये मैंने आपको बता दिया था। कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, साथ ही साथ केंद्रक के बाहरी आवरण पे भी पाया जाता है। 2 जगह मैंने आपको बताई थी। अब जो अंतःप्रदवी जालिका है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब खुरदुरी होती है, इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको कैसे बताई थी कि जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसी होती है? बेलनाकार संरचनाएं होती है, इस तरह से नलिकाकार रूप में, इस तरह से संरचनाएं पाई जाती हैं। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं
वो इससे अटैच हो जाते हैं इस तरह से। तो इसकी सतह हमको कैसे दिखाई देगी? खुरदुरी दिखाई देगी। खुरदुरी दिखाई देने के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खुरदुरी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। इसके साथ ही जिसकी सरफेस पर राइबोसोम ने लगा है वो पूरे के साथ चिकना दिखाई दे रहा है हमको, तो ये चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। अब इन दोनों के जो कार्य है, ऐसा क्यों हुआ है, अब इनके कार्य देख लो भैया, ये क्यों खुरदुरी है, ये क्यों चिकनी है, इसके कार्य क्योंकि अलग अलग है, दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। जो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर राइबोसोम होने के कारण यह क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण, ये काम करता है आपका खुरदुरी वाले। अब जो प्रोटीन संश्लेषण किया है इसको क्या करता है, ये विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम भी करता है। केंद्रक में पहुंचाना, जो कोशिका द्रव्य है उसके विभिन्न कोशिका अंगों तक पहुंचाना, ये इसका काम हो गया, क्योंकि ये कैसी है, नलिकाकार रूप में है। तो जो कोशिका होती है, ये कोशिका है, इसके आसपास में क्या होती है, ऐसी नलिकाकार रूप में है ना, इस तरह से नलिकाकार रूप में। तो नली का काम क्या होता है, जैसे पाइप नली होती है, पाइपलाइंस होती है, वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जल को पहुंचाने का काम करती है, यहाँ से यहाँ ले जाना, यहाँ से यहाँ ले जाना, यही काम होता है इसका। ऐसे ही जैसे प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करके जो है वो केंद्रक तक पहुंचाना या फिर दूसरे कोशिकांगों तक पहुंचाने का काम कर रही है ये। साथ ही साथ जो आपकी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो क्या करती है, वो वसा और लिपिड्स जो होते हैं उनका सिंथेसिस करती है, उनका संश्लेषण करती है ना। और ये वसा, लिपिड, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें ये जब जैसे सिंथेसिस कर रही है, क्या करती है, दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं साथ में। और ये जो है प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करती है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीवात जनन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, जीवात जनन। तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जो सेल के स्ट्रक्चर प्रदान करता है ना, एक ढांचा देता है, इसको एक ढांचा देता है। जैसे ही पूरी तरह से कैसे नलिकाकार रूप में फैली हुई है इस तरह से, तो इससे क्या होता है, एक कोशिका को एक ढांचा मिलता है, एक जो स्ट्रक्चर है उसकी जो ढांचा है वो स्थायी बनाने का काम करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साथ में। इसके अलावा इसका काम होता है, इसके अलावा जो प्रोटीन्स का ये सिंथेसिस कर रहा है, ये प्रोटीन्स हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं, हार्मोन्स की तरह भी फंक्शंस होते हैं इनके, है ना। इसके प्रोटीन जो होते हैं हार्मोन्स की तरह फंक्शंस करते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो लीवर में पाया जाता है, लीवर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, जो हम विष या फिर दवा कोई भी खा लेते हैं, अगर कोई भी जैसे पॉइजन हमारी बॉडी में चला जाता है किसी भी टाइप का, है ना, कोई भी मेडिसिन ऐसी ले लेते हैं हम लोग जिसमें पॉइजन होता है, तो उस पॉइजन को कम करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। इतना आ गया समझ में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोशिकांग को। अब हम नेक्स्ट कोशिकांग देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ओके। सो गोल्जी बॉडी का काम क्या है, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना, गोल्जी बॉडी दिखती कैसी है। हमने कोशिका में भी ये देखी थी, बड़ा हम उसको बड़े रूप में देख लेते हैं कि कैसी दिखाई देती है। तो ये चपटी चपटी इस तरह से, है ना, चपटी हुई पुटिकाओं के रूप में इस तरह से दिखाई दे रही है, चपटा चपटा, ओके। नलियाँ हैं, ये कुछ सिमिलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी भी हैं, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ एक ही नली होती थी, बट इसमें क्या है, बहुत सारी नलियाँ आपस में जुड़ गई हैं, एक के ऊपर एक समानांतर रूप से जुड़ गई हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी। इसका डायरेक्ट संबंध हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दिखने को मिलता है ना, किससे मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब हम लोग देखते हैं गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है। इसका काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बनने वाला प्रोटीन है,
जो प्रोटीन है उसका यहाँ पर संचयन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य हो गया इसका प्रोटीन का संचयन, साथ ही जो अन्य पदार्थ बन रहे हैं, प्रोटीन का संचयन तो कर रहा है, साथ ही जो भी पदार्थ होते हैं उसको पैक करना, है ना। अब फैक्ट्री में बन तो रहा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली फैक्ट्री में बन तो रही है चीज़ें, बट अब इनको पैक कहाँ करेंगे, तो ये गोल्जी बॉडी जो है वो इन प्रोटीन्स को पैक करने का काम करती है। इसको पैक करना, इसका रूपांतरण करना, इसको बंद रखना, है ना, ये काम करती है। कौन करती है? गोल्जी बॉडी करती है। रूपांतरण करने का अर्थ क्या है कि कोई भी जैसे सरल शर्करा है, सरल शर्करा उसको कन्वर्ट कर देती है ये जटिल शर्करा में। ये इसका इम्पोर्टेंट काम हो गया। रूपांतरण करना मतलब एक रूप से दूसरे रूप में किसी चीज़ को बदलना, रूपांतरण हो गया। तो गोल्जी बॉडी ये वाला काम करती है। अब गोल्जी बॉडी के साथ में ही जो ये नलिकाएं होती हैं, यहाँ से हमको क्या दिखाई देते हैं, कुछ कुछ इससे गोलाकार संरचना इससे निकलती हुई दिखाई देती है, जो इसके ऊपर ही इस तरह से निकलती है ना, ये से यहाँ से निकल रही है, कुछ यहाँ से निकल रही है, ऐसे। तो इन जो नलिकाएं होती हैं यहाँ से टूट करके ऐसे गोल गोल संरचनाएं निकलती रहती हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। लाइसोसोम। तो इसका एक और मेजर वर्क क्या हो गया, लाइसोसोम का निर्माण करना। ठीक है। अब जो गोल्जी बॉडी है इसका जो खोज है वो किसने की थी, कैमिलो गोल्गी ने, जिसके आधार पर ही इसका नाम रखा गया है गोल्जी बॉडी, है ना। तो इसके कार्य क्या क्या है, प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले प्रोटीन का संचयन करना, उसको पैक करना, उसका रूपांतरण करना और बंद करना उसको। ठीक है। तो ये सरल शर्करा को रूपांतरण मतलब के साथ सरल शर्करा को जटिल शर्करा में कन्वर्ट करना। इसके बाद इसका काम है लाइसोसोम का निर्माण करना, जो कि इन नलिकाओं के थ्रू होता है। साथ ही इसके जो खोज करता है वो है कैमिलो गोल्गी। अब हम थर्ड कोशिकांग लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं। थर्ड है लाइसोसोम। हमने देखा गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम का निर्माण हो रहा था, और ये कैसे गोल गोल ऐसे इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती है, गोल गोल, जो पूरी कोशिकाओं में फैली होती है। अब इसका काम क्या होता है ये देख लेते हैं। जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम होता है, जो कोशिका होती है उसमें अगर कोई बाहरी बैक्टीरिया आ जाता है या कोई वायरस जैसा कुछ आ जाता है, तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इन वायरस या बैक्टीरिया को खा जाती है ना। जैसे ही कोई आया लाइसोसोम आया और जो ये बाहरी बैक्टीरिया है इसको अंदर ले लिया, खा गई, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, इन बैक्टीरियाज को पचाने का काम कर देते हैं, जिससे क्या होता है ये मर जाते हैं बैक्टीरिया वायरस। तो इसके अलावा और ये क्या करती है, जो मृत कोशिकाएं हो गई, जो कि और जो भी अपशिष्ट पदार्थ हो गए, है ना, कोशिका के अंदर, मतलब एक साफ सफाई वाला काम कर रही है ना कोशिका के अंदर। अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ हो गया है ना, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो गया या फिर कोई मृत कोशिकांग है, इसको सबको पचाने का काम करती है ये लाइसोसोम। तो एक तरह से साफ सफाई वाला काम कर रही है कोशिका के अंदर। लाइसोसोम के फट जाने के कारण हमें बहुत सारा इसको खा रही है भैया, फट जाएगा ये एक टाइम पर। तो जैसे ही ये फटता है तो फटने के कारण इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये इसी को खा जाते हैं, इसकी कोशिका झिल्लियों को खा जाते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग आत्मघाती थैली, अर्थात ये सुसाइड कर लेती है खुद से ही। ओके, तो ये लाइसोसोम हो गया। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो आप अच्छे से पता होगा कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हम सबने पढ़ा होगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का उजागर। अब ऐसा कहते क्यों है ये देख लो आज। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो कैसी होती है? एक बड़ा सा गोला होता है जिसके अंदर ऐसे उंगली नुमा हमको प्रवर्त दिखाई देते हैं, ये इस तरह से, है ना। ये उंगली नुमा प्रवर्त दिखाई देते हैं और इन्हीं में आपके पार्टिकल्स होते हैं जिसको F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इन F1 पार्टिकल्स में ही जो ATP होता है, ATP नामक एनर्जी का निर्माण होता है ना। यहाँ पर होते पूरे कोशिका द्रव्य होते हैं और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उंगलीनुमा संरचना है इसमें ATP के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और यही एनर्जी जो है पूरी कोशिका को मिलती है ATP के फॉर्म में। अब ATP का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि सेल का पावर हाउस है। इसका मुख्य काम क्या है? ATP का फॉर्मेशन करना। और ये क्या है? ATP वो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। हम नेक्स्ट कोशिकांग प्लास्टिड पर आ जाओ। जो प्लास्टिड होते हैं वो हमको क्या जंतु कोशिका में दिखाई देते हैं? तो नहीं, ये सिर्फ पादप कोशिका में ही हमको दिखाई देता है। हम लोग देखा था ना, जिसको बोलते हैं हम लोग हरित लवक, है ना। ये प्लास्टिड होते हैं और प्लास्टिड में भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, है ना। और ये कहाँ में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में, है ना। अब पादप कोशिका में है तो आप समझ ही गए होंगे इसका काम क्या होगा। क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल नामक रंजक उपस्थित होता है और ये करता है प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। ये करता है फोटोसिंथेसिस। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित हो जाते हैं। इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन संचित होता है ना। क्लोरोप्लास्ट हमको रंगीन दिखाई देते हैं, है ना। मेनली कैसे दिखाई देते हैं? हमको हरा रंग या तो दिखाई देगा, ये थोड़ा थोड़ा हमको इसमें नारंगी और पीला रंग भी दिखाई देता है ना क्लोरोप्लास्ट में। और ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। ये दो चीज़ याद रखना है क्योंकि इसमें रंजक पाया जाता है क्लोरोफिल और इसमें कोई भी रंजक नहीं पाया जाता है। बट प्लास्टिड में क्या होते हैं? अपना DNA होता है और राइबोसोम होते हैं और ये DNA राइबोसोम आके माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखाई देता है ना। इस बात का याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना DNA होता है और साथ ही प्लास्टिड में भी अपना DNA पाया जाता है। अपना नेक्स्ट कोशिकांग आता है रजधानियाँ। रजधानियाँ या फिर इसको कहते हैं हम लोग रिक्तिका या वैक्यूल्स इंग्लिश में कहते हैं, है ना। रजधानियाँ मैंने बताया था आपको, जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें जो रिक्तिकाएं हैं वो बड़ी होती हैं, पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं, जबकि आपकी जो जंतु कोशिकाएं जितनी भी होती हैं उनमें ये छोटी छोटी सी होती हैं। ओके, अब जो पादप कोशिकाओं में ये बड़ी दिखाई देती है और जंतु कोशिकाओं में छोटी दिखाई देती है। तो इसका मेन कारण ये है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें ये रजधानियाँ जो हैं कठोरता प्रदान करने का काम करती हैं। साथ ही ये क्या क्या संचित रखती हैं अपने अंदर? अमीनो एसिड, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक एसिड और शर्करा और कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं
उसको संचित करने का काम आपकी क्या करती है, राजधानियाँ करती हैं, है ना। तो ये क्या करती है, पादप में बड़ी होती है, जो कि पादपों को कठोरता, जो पादप जो खड़े रहते हैं, है ना, स्ट्रेट, तो वो किस कारण से खड़े रहते हैं, इन बड़ी बड़ी कोशिकाओं के कारण। हम थोड़े से कैसे होते हैं, लचीले टाइप होते हैं ना, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे थोड़ी सी लचीली होती है। क्यों होती है ऐसी, क्योंकि रिक्तिका हमारे पास छोटी छोटी होती है जंतु कोशिका में, और जो पादप कोशिका इसमें बड़ी होने का कारण यही है, ये कठोरता जो प्रदान करती है इन्हीं रिक्तिकाओं से आता है। अब इन रिक्तिकाओं में क्या क्या पदार्थ संचित होते हैं, तो होते हैं अमीनो एसिड, कार्बनिक एसिड, शर्करा और प्रोटीन्स, है ना। तो यहाँ पर आपकी कोशिका की जो किन किन भागों से मिलकर बनी होती है वो समझ लिया हमने, कोशिका के प्रकारों को समझ लिया, और साथ ही कोशिका में जो जो अंग पाए जाते हैं उनके कार्य क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।